हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय और आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नए फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। और आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है वो कुछ इस तरीके से है। हमने सिर्फ उन टॉपिक्स को लिया है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश की है। 360 डिग्री व्यू का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे और इंटरव्यू हर एक लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन देना है। सो हमारा पहला टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट में जीएम मस्टर्ड को लेके एक पिटीशन फाइल हुआ है। अरुणा रॉड्रिगेज और प्रशांत भूषण भी इसमें है। सो जीएम मस्टर्ड के बारे में हम बात करेंगे। टोटल स्पीशीज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। देन द थर्ड वन इज पर्सनालिटी राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज। ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक नया डेफिनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनालिटी राइट्स ऑफ सेलिब्रिटी, यानी जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या उनकी पर्सनालिटी का, उनकी आवाज़ का, उनकी गाड़ियों का, उनके स्टाइल का, उनके सिग्नेचर स्टाइल का कोई राइट है, क्या ये उनका फंडामेंटल राइट है। देन हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना। हम स्कीम्स के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, प्राइमरली हम बात करने जा रहे हैं, हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में। देन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। और छठवां है इंक्लूजन कॉन्क्लेव। ये जो है नाडा ने इसको, NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट्स से रिलेटेड है और स्पेशली उन एथलीट्स से रिलेटेड है जो डिसेबल्ड हैं, जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमने ये कदम उठाया है, इंक्लूजन कॉन्क्लेव। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? Recently, Supreme Court asked Union government if there was a compelling reason for it to press ahead with the release of GM mustard। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूछा है कि क्या आपके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेलिंग रीजन है जिसके लिए आप जो है जीएम मस्टर्ड को रिलीज करने के लिए अप्रूवल दे रहे हैं। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड कि आखिर वजह क्या है, व्हाट इज दैट रीजन, व्हाट इज दैट लॉजिक, व्हाट इज दैट कंपल्शन जिसके चलते आप जीएम मस्टर्ड को, ठीक है, रिलीज करना चाहते हैं। चलिए इस आर्टिकल को जरा हम ध्यान से देखते हैं। जीएम मस्टर्ड के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड के बारे में। आपने DDLJ के बारे में सुना होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या का ये आर्टिकल का ये इमेज बहुत फेमस है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना ये गाना। तो इसमें जो सरसों, ये जो खेत पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, ये मस्टर्ड के ही हैं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इंजॉय कराता हूँ। लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि यूपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो फन के साथ पढ़े, इंजॉय कर सकें। तो आपको हमेशा जीएम मस्टर्ड का आर्टिकल याद रहेगा। आप जब भी ये DDLJ का गाना देखेंगे आपके दिल दिमाग में ये पीले पीले सरसों के फूल दिखाई दे जाएंगे। चलिए, GEAC Genetically Engineering Approval Committee approves commercial cultivation of genetically modified mustard और यही मुद्दा बना हुआ है। अंडरस्टैंडिंग DMH11, ये क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के अप्रूवल के बाद से ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप होने वाला है। बट अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, पिटीशन फाइल हुए हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने शायद बहुत से चीजों की अनदेखी करी है इसको अप्रूवल देने के पहले। धाड़ा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 क्या है? ये वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी इन वन पेरेंट एंड रिस्टोरिंग इट इन द ऑफस्प्रिंग। ये इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है XDU वाइस चांसलर दीपक पेंटल ने 2007 में और ये रेगुलेटरी प्रोसेसेस के जाल में फंस के इसको अप्रूवल दिया गया 2017 में। 70 करोड़ इस गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो 70 करोड़ था। और इसका एडवांटेज क्या है? अगर क्लेम की बात माने, अगर रिसर्च की बात माने, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के पास जो रिपोर्ट आई है उसकी बात माने, तो ये कहता है कि इट वुड ब्रिंग बेटर यील्ड्स,
पैदावार बहुत अच्छी होगी, कॉस्ट बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट दैट अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेट्स लीडिंग टू हाई आउटपुट यील्ड्स। अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिडाइजेशन को अलाउ करता है, ठीक है, दैट अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेट। देखा जाए तो जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा डीएम जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, ये हाइब्रिड कल्टीवेशन को भी अलाउ करता है। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि पूरे वर्ल्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज को लेके रेजिस्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर चल रहा है। खतरा ये भी है कि ये फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में जो कंपनीज हैं, उन सब की मोनोपोली ये स्टैब्लिश करेगा, जैसे मॉन्सेंटो है, महेको है। ये बायोसेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है, और इसके लिए इंडिया में जीएम फ्री एक कॉलिशन है, एक एनजीओ ग्रुप काम कर रहा है, जीएम फ्री इंडिया, कॉल्ड द क्लियरेंस शॉकिंग, एलिजिंग दैट रेगुलेटरी कोल्यूडेड विद द डेवलपर। इनका ये ब्लेम है, जो कोलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया ने ये ब्लेम किया है कि जिस तरीके से क्लियरेंस दिया गया, ये साफ साफ दिखाता है कि किसी तरीके से का जो है वो दाल में काला नजर आ रहा है। यहाँ पे दाल में काला नजर आ रहा है मींस जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो खतरे हैं उन सबको दरकिनार करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसी बात को लेके विरोध हो रहा है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड का जो अप्रूवल दिया गया है, ये एक मोमेंटस डिसीजन है। इंडिया कैन होप फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल, और उसके अलावा हमारा इंपोर्ट भी कम हो सकता है। टीम, अगर आप बात में देखें तो इंडिया में एडिबल ऑयल का शॉर्टेज हो रहा था, एडिबल ऑयल्स के शॉर्टेज हो रहे थे, और एडिबल ऑयल को बड़े पैमाने पे जो है, यानी खाना बनाने वाला जो तेल है, बड़े पैमाने पे इंपोर्ट किया जा रहा था। तो जीएम मस्टर्ड को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे एडिबल ऑयल में। Use of transgenic technology and gene editing tools will open the floodgates of cutting-edge research, providing Indian farmers a level playing field with other global peers. लेकिन क्वेश्चन ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं जब इंडिया के पास ऑलरेडी 500 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं मस्टर्ड की, तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की ज़रूरत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन्स के आने के चलते हमारा जो नेटिव वर्जन है जो मस्टर्ड का, वो ख़त्म हो जाएगा? कहीं फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में फार्मर्स को जो है बड़ी कीमत पे इन मल्टी नेशनल कंपनीज से के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा बीज के लिए? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। अब एक बार देखते हैं, ये क्या है? ये बिगर फ्रूट है और ये है स्वीटर फ्रूट, लेकिन हमें दोनों की प्रॉपर्टीज चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? हम आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग बता रहे हैं, ठीक है? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? ये बड़ा फ्रूट है और ये मीठा है। हमें फ्रूट भी बड़ा चाहिए और मीठा भी चाहिए, तो हमने क्या किया? हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया। इन दोनों के जीन्स को जो है हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया और हमने एक बिगर एंड स्वीटर फ्रूट बना के आपको दिया। आगे चलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की अगर हम बात बोलें तो ये कैसे होता है? ये है आपका रेगुलर फ्रूट, राइट? और हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा फ्रूट तैयार करना है जो फ्रूट जो है जिसमें कीड़े ना लगें, जिसमें इंसेक्ट्स ना लगें। इस इंसेक्ट्स के लगने से बचाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक बैक्टीरियम को लिया विद इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन। हमने एक ऐसा बैक्टीरिया चूज किया जिसके जीन्स में कुछ ऐसा है एलिमेंट है जो कि इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है या फिर इंसेक्ट्स उनको परेशान नहीं करते। ऐसे जीन्स को हमने क्या किया? कॉपी किया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से, कॉपी ऑफ जीन फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और हमने इंसर्ट किया सीड में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया। और इस तरीके से हमारे पास पहले क्या था? हमारे पास बिगर और स्वीटर फ्रूट मिला, और अब हमारे पास इंसेक्ट रेसिस्टेंस फ्रूट है। ये है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल। मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। ट्रेडिशनल मेथड में अगर देखा जाए, ठीक है, तो डीएनए स्ट्रैंड्स कंटेन अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटायर जीनोम, ठीक है। रिसिपिएंट वैरायटी डीएनए, अगर हमें मान लीजिए कि एक नई वैरायटी का डीएनए स्ट्रैंड लेना, नई वैरायटी का कोई अगर क्रॉप प्रोड्यूस करना है, तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि डोनर डीएनए फ्रॉम वन पेरेंट, डीएनए स्ट्रैंड्स कंटेन अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंटायर ऑर्गेनिज्म, ये डिजायर्ड जीन है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको स्पेसिफिकली निकाल नहीं सकते ये ट्रेडिशनल वे में। और इस तरीके से हमें क्या होता है? न्यू वैरायटी का डीएनए स्ट्रैंड, मेनी जीन्स आर ट्रांसफर्ड विद द डिजायर्ड जीन। यहां पे जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम
जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम सिर्फ उसी एक सिंगल जीन को ले सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जिसकी हमें ज़रूरत है, बजाय इसके कि सेम मिलते जुलते ढेर सारे जीन। तो ट्रेडिशनल मेथड में आप इतनी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए आप स्पेसिफिक जीन्स को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सिंगल जीन आप ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस कर लेंगे। आगे चलते हैं। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फिक्शन और फैक्ट क्या है। फिक्शन, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल ब्रीडिंग, जबकि रियलिटी यह है कि यह नेचुरल ब्रीडिंग का हिस्सा नहीं है। इसमें रिस्क भी हो सकते हैं और रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जीएम फूड्स आर सेफ, रियलिटी यह है कि अभी तक वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सल कॉन्सेंसस नहीं बना है जो बता सके कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो बहुत ही सेफ है। जीएम इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट लेवल, GM increases toxin, anti-nutrients and allergens। ये मतलब ये 100% नहीं माना जा सकता कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्सेंसस नहीं बना है वर्ल्ड लेवल पे। ऐसा भी कहा जाता है कि GM क्रॉप इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ सम केसेस में क्रॉप्स को डिलीट होता हुआ भी देखा गया है। एक और भी मिथ है, जीएम क्रॉप्स डिक्रीजेस पेस्टिसाइड यूज। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉटन क्रॉप में पिंक आर्मी बॉल वॉर्म जो कीड़ा लगता है, जीएम कॉटन के मार्केट में आने के बाद से पिंक बॉल वॉर्म ने पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। तो ये फिक्शन जो है कि क्या जीएम क्रॉप्स डिक्रीज करते हैं पेस्टिसाइड यूज को, नो नॉट रियली, 100% प्रूफ नहीं है। फिक्शन ये भी है, जीएम क्रॉप्स आर सस्टेनेबल एंड रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। GM crops increase energy consumption and are unsustainable। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिक्शन है जो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे GM crops के बारे में कि GM crops होते क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपको एक CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में पूछा, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन रह चुका है। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है? ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि मुझे इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स में से मुझे सिर्फ एक जीन की ज़रूरत है, या एक जीन को रिमूव करना है और एक जीन को इंसर्ट करना है। इन सबको, इस जीन को एडिट करने के लिए हमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये देख लीजिए, ये आपका जीन है और इस तरीके से एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से हमें जहां से जिस जीन को जिस एलिमेंट से उठाना होगा, जिस स्पीशीज में से, जिस क्रॉप में से हमें जो चीज़ डिजायर्ड एलिमेंट हमें लेने होंगे, हम इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम हमेशा करना चाहते हैं। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इज अ रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला गया है। नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज भी दिया गया है इसको, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात बोले तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप इनको इंटीग्रेट करके देखेंगे, सच एज कि क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है हमारी पॉवर्टी, हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जबकि एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जब हमारे पास लार्ज हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज, नेचुरल वैरायटीज हैं जीएम मस्टर्ड के, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को मार्केट में लाने की जरूरत क्या है? यह हमारा फूड सिक्योरिटी है। अब चलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आपको बता दिया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, दे आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड, जिसके डीएनए को मॉडिफाइड किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक नए ट्रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है प्लांट में, जो कि नेचुरली उसके पास नहीं था। मान लीजिए कि मैं बहुत लंबा नहीं हूं, तो मुझे लंबा करना है, तो कोई ऐसा जीन लिया गया है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसर्ट किया गया है, जिससे मेरी लंबाई बढ़ जाएगी। बड़ा ही बोगस सा एग्जांपल है, बट आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई किसी प्लांट में, एनिमल में कोई ऐसी वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं जो उसमें ऑलरेडी नहीं है। हम उस जीन को अलग अलग सोर्सेस से लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम एक एलियन जीन, जो आपकी जीन्स का हिस्सा नहीं था, हम एक एलियन जीन यानी अदर ऑर्गेनिज्म से वो जीन निकालते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम आपके बॉडी में, हम उस सीड में इंसर्ट करा देते हैं। हम ये जीन प्लांट से ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं, यहां तक कि सॉइल बैक्टीरियम से भी ले सकते हैं। ये है जीन, ये है जेनेटिक मॉडिफिकेशन।
जीएम क्रॉप्स इंडिया की अगर बात बोलें तो बीटी कॉटन ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। कैसे? इसमें इंसर्ट किया गया एक और मोर जीन जो कि सॉइल बैक्टीरिया से लिया गया था, जिसको हम बैसिलस thuringiensis के नाम से जानते हैं। इन बैसिलस thuringiensis सॉइल बैक्टीरिया से इन जीन्स को निकाला गया। दीज जीन्स इनकोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब हमने इस सॉइल बैक्टीरिया से हमने बीटी कॉटन में ये जीन को लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि सॉइल बैक्टीरियन के जीन में एक ऐसा जीन पाया जाता था जो क्या करता था कि इंसेक्ट्स को मार देता था, इंसेक्ट्स के लिए खतरनाक था। अब ये ब्रह्मास्त्र की तरह समझ लीजिए, इस इंसेक्टिसाइड प्रोटीन को हमें कहां लेके जाना था? बीटी कॉटन में लेके जाना था, क्योंकि बीटी कॉटन में जो है पिंक वर्म जो है, पिंक कलर का एक कीड़ा होता है जो कि पूरे के पूरे कॉटन के फसल को बर्बाद कर देता है। इस फसल को बर्बादी से बचाने के लिए हमें कुछ ऐसा हथियार चाहिए था जो कि इन इंसेक्ट्स को मार सके। अब ये इंसेक्ट्स कहाँ मिला? हमें सॉइल बैक्टीरियन में मिला जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis, और यहां से हमने ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इंसर्ट कराया बीटी कॉटन में। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और इस तरीके से क्या हुआ? दे एंड दस जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म प्लांट प्रोड्यूस वन और मोर टॉक्सिन्स एज दे ग्रो। और इस तरीके से जब हमने इन जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया बीटी कॉटन में, तो उन्होंने वो ताकत डेवलप कर ली जो कि इंसेक्टिसाइड्स को यानी कीड़ों को मार सके। द जीन्स दैट हैव बीन इंसर्टेड इनटू कॉटन प्रोड्यूस टॉक्सिन। और ये जो जीन्स हमने इंट्रोड्यूस करा है बीटी कॉटन में, कहां से? सॉइल बैक्टीरियम से। उन्होंने उसमें एक ताकत डेवलप करी, जैसे स्पाइडरमैन को मकड़ा काट देता है, उसके अंदर मकड़ी की ताकत पैदा हो जाती है, उसी तरीके से इस बीटी कॉटन में, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन में वो टॉक्सिन्स पैदा होने लगे, वो प्रोटीन पैदा होने लगे जो ऑटोमेटिकली सारे कीड़ों को मारने की कैपेसिटी रखते थे, स्पेशली कैटरपिलर पेस्ट लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये इस कीड़े को मारते थे, जिसके चलते कॉटन का जो क्रॉप था उसको बचाया जा सकता है। बीटी ब्रिंजल के बारे में बात करें तो ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, ठीक है, क्रॉप है, जिसमें नेचुरली अकरिंग सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का हमने जीन लिया है, जो कि क्रिस्टल प्रोटीन को जनरेट करता है, जो प्लांट को किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों से बचाता है। 2010 में 10 साल का मॉरेटोरियम इंपोज कर दिया गया अंडर यूपीए गवर्नमेंट ऑन बीटी ब्रिंजल डेवलप्ड बाय महेको। महेको ने एक बीटी ब्रिंजल का एक वैरायटी डेवलप किया था, मार्केट में लाना चाहते थे। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था जो क्लेम करता था कि ये कीड़ों और पेस्ट को मार देगा, लेकिन इसके ऊपर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में हमने क्या किया? 10 ईयर्स का मॉरेटोरियम इंपोज कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसको महेको ने डेवलप किया था और महेको में 26% का स्टेक था यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मॉन्सेंटो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट करता है, डेवलप करता है। तो जनता में बहुत सा रोष हुआ, हमें डर था कि कहीं हमारे नेचुरल वैरायटीज ऑफ सीड्स को, ब्रिंजल को ये खत्म ना कर दे, तो 10 ईयर्स का मॉरेटोरियम इंपोज किया गया। DMH11 मस्टर्ड की अगर बात बोले तो ये भी एक हाइब्रिड वेरिएंट है मस्टर्ड का, जिसको रिसर्चर्स ने डेवलप किया है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। यहाँ पे दो तरीके की वैरायटीज के बीच में क्रॉस कराया गया, ताकि क्रॉस का मतलब क्या है? इनके अंदर पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। वरुणा एंड अर्ली हीरा, इन दोनों वैरायटीज के बीच में क्रॉस कराया गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें एक डिजायर्ड स्टेट, हमें एक नया ट्रेड चाहिए था इन सारे सरसों की इस पैदावार में। इस तरीके का अगर देखा जाए, अच्छा हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इस तरीके का जो ट्रेड था नेचुरली डेवलप नहीं हो सकता था, और इसके लिए हमें जीन एडिटिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना था। और इस जीन्स को हम कहां से लेके आए? सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बार्नेज एंड बार्स्टार। बार्नेज एंड बार्स्टार से हमने ये बैक्टीरियम लिया, ये जीन लिया, और हमने इसको इंसर्ट करा दिया, और इस तरीके से हमारे पास DMH11 मस्टर्ड वैरायटी आ गया। ठीक है, बार्नेस इन वरुणा क्या करता है? ये टेम्पररी स्टर्लिटी प्रमोट करता है, बिकॉज विच इट कैन नॉट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टरलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए इनफर्टिलिटी। ठीक है, पौधों में क्या होता है? पौधों में परागण होता है। पौधों में क्या होता है? परागण होता है, पॉलेंस होते हैं, मधुमक्खी में बैठती है, और इस तरीके से जब वो एक तरफ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होना था, लेकिन चूंकि हमें क्या करना था? हमें एक न्यू ट्रेट, हमें एक नई काबिलियत वाला, नई ताकत वाला एक वैरायटी चाहिए था। तो हमने क्या किया?
कि हमने इस पूरे बार्नेज इन वरुणा में हमने टेम्पररी स्टर्डिलिटी प्रमोट किया ताकि ये खुद से अपने आप को परागित ना कर सके, पॉलिनेट ना कर सके। उसके अलावा जो दूसरा था बार्नस्टार इन हीरा, ये क्या करता था, इट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ बार्नेज अलाउइंग सीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। और इस तरीके से हमने क्या किया, टेम्परेरीली हमने इसका जो सेल्फ पॉलिनेशन का ताकत था उसको हमने स्टेराइल बना दिया। और उसके अलावा बार्नस्टार जो था इन हीरा ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ बार्नेज अलाउइंग सीड्स टू बी प्रोड्यूस। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक नए तरीके का सरसों का वैरायटी हमने क्या किया, हमने एक DMH11 वैरायटी ऑफ मस्टर्ड प्रोड्यूस किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में अगर हम बात बोले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इंडिया में जितना भी इनकी एक्टिविटीज की अगर हम बात बोले तो इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंगल। इंडिया में जितना भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के ऊपर जो नजर रखता है वो कौन रखता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस कमेटी का काम क्या है, इस कमेटी का काम ये है कि responsible for appraisal of proposal relating to release of genetically engineered organism। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे इन्वायरमेंट में, वो सब जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ अगर क्रॉप्स की बात बोले तो बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बात कही जा रही है, लेस इनपुट कॉस्ट यानी लागत कम लगेगा, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है और हम कम से कम जमीन में कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट 100% कॉन्क्लूडेड, ये 100% प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है, इसी बात का विरोध हो रहा है। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि जब हमारे पास नेचुरल वैरायटी के, हमारे पास होम ग्रोन इतने वैरायटीज के, जब हमारे पास GM सरसों की पैदावार है, सरसों की अलग अलग वैरायटीज हैं, तो हम क्यों प्रमोट करें जेनेटिक मॉडिफिकेशन को। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हो सकता है हमारी नेटिव वैरायटीज जो है वो खत्म हो जाए, हेल्थ का इंपैक्ट हो सकता है, एक्सपर्ट का ओपिनियन हमें लेने की जरूरत है। एक और भी एलिगेशन है कि जिस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको रिलीज किया है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। इंस्टीट्यूशनल इनएडिक्वेसी, इसका मतलब यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जिस तरीके से इस रिपोर्ट को दिया है वो रिपोर्ट सब्सटैंशियल नहीं है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी माना जा रहा है, एलिगेशन ये भी लगे हुए हैं कि ये शायद एक मिली भगत है, वर्ल्ड लेवल की जितनी भी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो जेनेटिक फील्ड में काम करती हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के फील्ड में काम करती हैं, GM क्रॉप्स के फील्ड में काम करती हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग लॉबिंग करके किसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंडिया में एंटर कराना चाहते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके अलावा 2003 में टास्क फोर्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन बनाया गया था, इस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के भी हमें रिकमेंडेशन को देखना होगा। उसके अलावा हमें मल्टी डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी सिस्टम को ध्यान में रखना होगा, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि अभी जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें अलग अलग फील्ड से लोगों को लेना होगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हों, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ताकि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन रेज कर सकें। उसके अलावा जो भी अभी तक रिसर्च हुए हैं BT कॉटन सीड से रिलेटेड, उन सारे सीड्स को री-इवैल्यूएट किया जाए और पब्लिक डोमेन में रखा जाए। उसके अलावा हर एक GM क्रॉप पे मैंडेटरी लेबलिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, ये बातें कही गई हैं इस जेनेटिक मॉडिफाइड फूड में। तो मुझे लगता है कि आपको इस आर्टिकल में बहुत कुछ समझ में आया होगा, जैसा भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और DDLJ का ये पोस्टर ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल जो दूसरा वाला आर्टिकल हमारा है, ये आर्टिकल है द बैटल टू ब्रिंग फ्रेश वाटर टर्टल्स बैक टू द ब्रिंक। ये आर्टिकल क्यों रिलेटेड है, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने इंडिया के प्रपोजल को अडॉप्ट किया। इंडिया का प्रपोजल क्या था कि हमें 2 फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज को जो है, ठीक है, टू ट्रांसफर 2 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स फाउंड इन द कंट्री, द रेड क्राउन रूफ टर्टल, ठीक है, जिसको बाटागुर काचूगा कहा जाता है, और लीथ सॉफ्ट सिल टर्टल, ठीक है, जो कि अपेंडिक्स 1 में आते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा।
थीम, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अडॉप्टेड इंडिया प्रपोजल। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने इंडिया के प्रपोजल को अडॉप्ट किया। क्या प्रपोजल था कि दो स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर टर्टल्स की उनको ट्रांसफर किया जाए जो कंट्री में पाए जाते हैं। पहला है द रेड क्राउन रूफ टर्टल, दूसरा है लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल, जो कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। टीम हमेशा याद रखिएगा कि जब इस तरीके का कोई एनिमल स्पीशीज चर्चा में हो तो आपको 3-4 चीजों को याद रखना होगा। पहला याद रखना होगा IUCN, दूसरा याद रखना होगा अगर बर्ड से रिलेटेड है तो CMS, तीसरा याद रखना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, चौथा याद रखना होगा क्या साइट्स। ठीक है, साइट्स याद रखना होगा। और इन सब का एक स्केड्यूल है कि ये कौन कौन से स्केड्यूल में कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन के हैबिटेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि टर्टल एंड टॉर्टॉइस का डिफरेंस क्या है। एक बार टर्टल को देखिएगा और ये देखिए टॉर्टॉइस, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार अगर देखा जाए तो इट्स एन एक्वाटिक एंड मरीन फॉर्म, और अगर टॉर्टॉइस की बात बोले तो ये सेमी टेरेस्ट्रियल है और फ्रेश वाटर फॉर्म है, यानी ये जमीन पे भी। इसको देख लीजिए, ये ज्यादा ध्यान में रहेगा, ये इजी है। टर्टल एंड टॉर्टॉइस को देखते हैं। नॉट ऑल टर्टल्स आर टॉर्टॉइजेस बट ऑल टर्टॉइज आर टर्टल्स। बेसिक जो डिफरेंस है, अगर टर्टल में देखें तो इनमें फ्लिपर्स होते हैं इस तरीके का, जबकि टॉर्टॉइज में इस तरीके का चौंकी फुट होता है, पैर होता है। अगर देखा जाए तो इनका कार्पेज, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है वो फ्लैट होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, शेल होता है, जबकि इनके ऊपर का जो कवर होता है ये गुंबद की तरह उठा होता है, गुंबद की तरह। ठीक है, उसके अलावा टर्टल इन द सी ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। टर्टल जो है प्लांट और एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं, खाते हैं, जबकि टॉर्टॉइस की बात बोलते हैं तो दे आर वेजी लवर्स एंड वेजी लाइफ, दे आर वेजिटेरियंस। ये बेसिक डिफरेंस है। नाउ इस आर्टिकल में देखेंगे एक्वाटिक एंड मरीन फॉर्म है टर्टल का होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन ऑफ टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस बहुत बड़े होते हैं और टर्टल साइज में छोटा होता है। इनका शेप जो है बहुत ही फ्लैट सा होता है, हार्ड शेप, जबकि इनका जो कार्पेस है बहुत ही डोम शेप होता है। फोर एंड हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पैडल्स। इनके क्या है, इनके फ्लिपर्स होते हैं, जबकि इनके क्या चौंके फुट होते हैं। हेड ऑफ टर्टल इज पार्शियली विड्रॉन इनटू द शेल। अगर टर्टल का जो सेल है ये पूरी मुंडी इसके अंदर नहीं जाती, आधी जाती है, जबकि टॉर्टॉइस की पूरी मुंडी जो है, जो हेड है, ये अंदर विड्रॉन हो जाता है। अगर देखा जाए तो कुछ टर्टल फ्लैश ईटर्स भी होते हैं, जबकि टॉर्टॉइस जो है हार्बीवोर्स होते हैं, पूरे के पूरे वेजिटेरियन होते हैं। टीम बेसिक्स आपको समझ में आ गए हो टर्टल एंड टॉर्टॉइस के बारे में। तो आगे चलते हैं टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया में जो बेसिक्स पाए जाते हैं कि कौन कौन से टर्टल पाए जाते हैं। तो इंडिया में अगर देखें तो पहला है आपका ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं। ऑलिव रिडले टर्टल, लेदरबैक एंड लॉगरहेड आर लिस्टेड। इनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है अंडर IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। जो दूसरा है इसको हॉक्सबिल टर्टल कहा गया है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ग्रीन टर्टल इज लिस्टेड इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। तो ये 5 वैरायटीज हैं, 5 स्पीशीज हैं टर्टल की। टीम एक बार याद रख लीजिएगा, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में आपको हमेशा आता है। इंडिया में 5 स्पीशीज जो पाई जाती है उनको जरा हम देख लेंगे ध्यान से। इंडिया की 5 स्पीशीज ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक टर्टल है। यहाँ पे मैंने इनको पूरा इनका IUCN स्टेटस दे दिया है। उसके अलावा दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड हैं। उसके अलावा टर्टल्स have been projected in India under बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम में भी इनको इंटीग्रेट किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में इनको दिया गया है। उसके अलावा अलग अलग ऑलिव रिडले, लेदरबैक एंड लॉगरहेड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, हॉक्सबिल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और ग्रीन टर्टल को इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू IUCN। टर्टल स्पीशीज इन इंडिया की अगर बात बोले तो रेड क्राउन रूफ टर्टल की बात बोले तो ये इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। पहले ये गंगा रिवर में पाए जाते थे, जो कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों से बहके निकलती है। इसको ब्रह्मपुत्रा में भी पाया जाता है। रेड क्राउन रूफ टर्टल, टीम रेड क्राउन रूफ, इनके ऊपर जो है ये रेड क्राउन रूफ है, देखेंगे इनकी मुंडी के ऊपर देखेंगे ये रेड सा स्ट्रैप दिखेगा। उसके अलावा इनका जो कारपेस है, जो शेल है, वो भी अ लिटिल बिट ऑफ रेड कलर है। अगर इंडिया की बात बोलें तो नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी एक अकेला एरिया है जहां इस स्पीशीज का सब्सटेंशियल पॉपुलेशन देखने को मिलता है, बट ये एरिया भी थ्रेट में आ गया है। नाउ लीथ्स सॉफ्टसेल टर्टल की बात बोले, जिसको निल्सोनिया लीथी कहा जाता है, ये लार्ज टर्टल है जिसको एटलीस्ट 72 mm इन कारपेस का, मतलब इसका जो कारपेस है जिसको ऊपर है, ये लार्ज स्केल होता है और ये काफी बड़ा 72 mm तक हो सकता है।
उसके अलावा 1000 mm तक ग्रो कर सकता है। स्पीशीज जो है ये रिवर और रिजर्वायर में रहता है, स्पेशली सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में इसको पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट की लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके आर्टिकल के लिए। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश में, म्यांमार में, मलेशिया में पाया जाता है। उसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगह पाया जाता है। इसको जरा याद रखिएगा, लोकेशन को लेके आपसे पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम में एक्सटिंक्ट है। इसकी सफेद आंखें होती हैं। फीमेल्स एंड जुवेनिल्स को अगर देखा जाए तो ऑलिव ग्रे कलर के होते हैं विथ ब्राउन आईज। मेल्स जो है वो डार्कर होते हैं, कंप्लीटली ब्लैक ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के टाइम में जो मेल्स हैं बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक दिखने लगते हैं विद येलो और व्हाइट आइज। मेल्स हैव लॉन्गर एंड थिकर टेल्स बट आर समवॉट स्मॉलर इन साइज। टीम ये सारा डिटेल देखेगा। ये तीनों का जो आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूं ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। सो अबाउट नॉर्दर्न रिवर टेरापिन के बारे में आपने देख लिया। नाउ 5 मेजर थ्रेट्स टू सी टर्टल के बारे में बात करते हैं। पहला है फिशरीज बाय कैच, गलती से ये पकड़ लिए जाते हैं। कोस्टल डेवलपमेंट, ओशियन पॉल्यूशन, एग एंड शेल ट्रेड्स, इनके शेल और एग्स को ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल है। ये 5 मेजर थ्रेट हैं सी टर्टल्स के। सी टर्टल्स का 5 मेजर थ्रेट है, ठीक है। लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, सैंड माइनिंग, ग्रोइंग सीजनल क्रॉप्स अलोंग गंगा रिवर, ड्रॉनिंग, इलीगल फिश नेट्स में ये फंस जाते हैं और मर जाते हैं। पोचिंग और इलीगल ट्रेड के चलते भी इनका ये थ्रेटन है। नाउ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का नाम कहां से आ गया? ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये क्या करता है? ये करता है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो इंडिया में हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 5 रीजनल ऑफिस है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर। टीम इन्वायरमेंटल जस्टिस की अगर बात बोले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में क्या करता है? ये इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए काम करता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगर इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात बोले तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी नाम आएगा। इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात बोले तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी नाम आपके सामने आएगा। अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 38(z) है। क्या कहता है? इसका पावर क्या है? यानी कि आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और ये पावर कहां से डिराइव करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका पावर क्या है? कलेक्ट, कोलेट इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस गैदर करना। एक सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक को स्टैब्लिश करना। अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना और फॉरेन अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंट्रोल करना, कोऑपरेट करना ताकि इलीगल ब्यूरो। सेफ कुरमा, ऑपरेशन सेफ कुरमा क्या था? ये टर्टल्स को बचाने के लिए था। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है? ऑपरेशन सेफ कुरमा, ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 एंड ऑपरेशन टर्टल शील्ड 2। उसके अलावा असम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स ने भी हाजोंग टॉर्टोइज लेक को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। आगे टीम, आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है। हाउ डू पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट सेलिब्रिटीज? क्या जो सेलिब्रिटीज की पर्सनालिटी है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है कि अमिताभ बच्चन साहब का जितना भी नाम है, इमेज है और वॉइस है उनको गलत तरीके से यूज ना किया जाए। और इस ऑर्डर में रिस्ट्रेन किया गया है पर्सन्स एट लार्ज फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग द पर्सनालिटी राइट्स ऑफ द एक्टर। यानी आज के बाद से इनके इमेज, वॉइस के नाम पे जो गलत फायदा उठाया जा रहा था, जो कैंपेन किया, जैसे बहुत से बोगस चिट फंड और बोगस कैंपेन्स में भी अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया जाता है। बहुत से वॉइस ओवर एक्टर हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जजमेंट लिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, जिन्होंने मना किया है, इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि पास्ट प्रिवेंट द अनलॉफुल यूज ऑफ बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन नेम, इमेज एंड वॉइस। जैसे यहां पे देख लीजिए, वंदन देसाई ने ये ट्विटर पे लिखा था, एलेक्सा गेट्स अमिताभ बच्चन वॉइस मी। एलेक्सा से दोज 3 मैजिकल वर्ड्स। एलेक्स, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। इस तरीके से आप बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे। अमिताभ बच्चन जो अपनी वॉइस पर्सनालिटी और एक्टिंग के लिए फेमस हैं, इनके वॉइस पर्सनालिटी और इमेजेस को मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया। लेकिन क्या यह फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, नमस्कार बंधुओं मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। इसी चीज को लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। नाउ ऑर्डर पास किया है। पर्सनालिटी राइट्स क्या है?
पर्सनालिटी राइट्स का मतलब ये है राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनालिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी। टीम आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है और ये आपके फंडामेंटल राइट प्राइवेसी का भी हिस्सा है। अगर देखा जाए तो ये राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपका नाम, आपके फोटोग्राफ, आपकी वॉइस, सब कुछ जो है आपके राइट्स आपकी प्राइवेसी और प्रॉपर्टी का हिस्सा है, आपका फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। और अगर आपके वॉइस को, पर्सनालिटी को, नेम को किसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में आपके परमिशन के बिना यूज किया जा रहा है तो वो क्या है, वो वॉयलेशन है और वो इन्फ्रिंजमेंट है। नाउ अगर देखा जाए तो बहुत से ये सेलिब्रिटीज क्यों माने, ये सेलिब्रिटी क्यों है, ये सेलिब्रिटी अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के लिए हैं, ठीक है, अपने पर्सनल वॉइस के लिए है, अपने ट्रेड्स के लिए, अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। और अगर ये एट्रीब्यूट्स अगर इनके प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, जैसे इनका नाम, निकनेम, स्टेज नेम, पिक्चर, लाइकनेस, इमेज और कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, जैसे रेस कार हुआ, तो क्या होगा, ये वॉयलेशन है इनके फंडामेंटल राइट का। नाउ पर्सनालिटी राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज की अगर बात बोले, पहले समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटी राइट्स एंड पब्लिसिटी राइट्स। इसमें दो तरीके के राइट्स होते हैं, पहला राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड राइट ऑफ प्राइवेसी। ये दोनों हैं। राइट टू पब्लिसिटी, आपका पूरा हक है, आप अपने आप को पब्लिसाइज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके परमिशन के बिना अगर आपकी पब्लिसिटी कोई करता है, आपके नाम, आपकी पर्सनालिटी, आपके सिग्नेचर, आपकी कार, आपकी बिल्डिंग, आपके वॉइस का मिसयूज करता है, तो वो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। अगर देखा जाए अंडर कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, पब्लिसिटी राइट्स फॉल इनटू द रियल्म ऑफ टॉर्ट ऑफ पासिंग ऑफ। और पब्लिसिटी रॉयज की बात बोलते हैं तो ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत आते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 इन दोनों के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये हुआ आपका पर्सनालिटी राइट्स एंड पब्लिसिटी राइट्स, और उसको आपको फंडामेंटल राइट से इंटीग्रेट करके देखना है। अगर देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट 2011 में एक ऑब्जर्वेशन किया। यह केस था अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, जिसमें अरुण जेटली ने एक लॉसूट फाइल किया था क्योंकि इनके नाम पे एक arunjetli.com के नाम पे एक डोमेन अलॉट कर दिया गया था, जिसके लिए अरुण जेटली ने ये कहा कि ये डोमेन जो है ऑब्जेक्शनेबल है, ये डोमेन जो है ये मेरे नाम पे है एंड इट मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड बिकॉज ही वाज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। और उसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन के तौर पर इनको जाना जाता है। इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ और परमानेंट इंजंक्शन की बात की गई। कोर्ट ने यह कहा कि पॉपुलैरिटी और फेम ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी नो डिफरेंट ऑन द इंटरनेट देन इन रियलिटी, यानी आपकी पॉपुलैरिटी जो रियलिटी है वो तो है ही, इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड पे भी जो आपकी पॉपुलैरिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और इस तरीके से arunjetli.com का नाम का जो डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था इसको इमीडिएटली ट्रांसफर करने की बात की और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया। तो ये हुआ राइट ऑफ पर्सनालिटीज, ठीक है, पर्सनालिटी राइट्स ऑफ सेलिब्रिटीज। टीम दूसरा एक और आर्टिकल आया है आज का, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सेंटर टू कट फंड्स इफ लैंड्स नॉट अलॉटेड फॉर हाउसिंग स्कीम। हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले समझते हैं। इसके अलावा भी दो आर्टिकल्स आए हैं। तेलंगाना गेट्स रिकवरी नोटिस फॉर टेकिंग अप वर्क्स नॉट अलाउड अंडर मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो काम नहीं हुआ है, तेलंगाना गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत जो आपने काम करा है वो आप अलाउड नहीं है करने के लिए, और इसी के लिए उनको एक नोटिस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रिकवरी नोटिस। इसके अलावा एक और भी आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगास एफिकेसी। ये तीनों आर्टिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों आर्टिकल सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे। अगर देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का इंटीग्रेशन कहाँ है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, हंगर को रिड्यूस करने में, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को रिड्यूस करने में, एजुकेशन, इनोवेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जेंडर इक्वालिटी। मैंने पहले की क्लासेस में भी इस स्कीम को, इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इंटीग्रेट करके आपको बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बताया था। पॉवर्टी का भी हमने एक डायमेंशन इसमें ऐड किया हुआ है क्योंकि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बहुत बड़ा रोल है हंगर और पॉवर्टी को दूर करने के लिए, बट कुछ इसमें परेशानियां भी हैं, हंगर एंड पॉवर्टी। अगर देखा जाए तो सेंटर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम को समझने की जरूरत है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फंडिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होती है, और उसके अलावा नॉर्मली ये उन सब्जेक्ट पे बने होते हैं जो यूनियन लिस्ट का हिस्सा होता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है, जैसे मुद्रा योजना, भारत नेट।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट की भागीदारी होती है, जैसे 90/10 यानी 90 सेंटर का, 10 स्टेट का, 70-30 यानी सेंटर और स्टेट का 70-30, 60-40 भी होता है। अगर देखा जाए तो ये स्कीम्स स्टेट लिस्ट का पार्ट होते हैं, इसको स्टेट इंप्लीमेंट करता है। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड NSAP। इस स्कीम में अगर देखा जाए तो सेंटर की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ये भागीदारी नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में लगातार कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कि किस तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो सारा काम इस स्कीम के अंतर्गत कराया जो अलाउड नहीं था। इसका मतलब यह है कि फंड को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया गया। आगे चलते हैं, इस आर्टिकल को और भी देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये आपके सामने है और इस स्कीम के बारे में हमने डिटेल्स दिए हुए हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री इस पूरे स्कीम्स के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कंसर्न है, और वो कंसर्न क्या है? वो कंसर्न ये है कि आपने सेंटर टू कट फंड्स इफ लैंड इज नॉट अलॉटेड टू हाउसिंग स्कीम, यानी ये स्कीम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, ये स्टेट गवर्नमेंट को फंड भी मिल गया, लेकिन इस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन अलोकेट नहीं की गई है। इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हमने जो आपको फंड दिया था वो हम वापस ले लेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, जैसा इसमें बताया गया है। टीम एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वेदर इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इन्फोग्राफिक में थोड़ा सा मुझे डाउट है। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ डाउट रिलेटेड टू इन्फोग्राफिक, क्योंकि जब हम कंटेंट लेते हैं तो हम गूगल से बहुत से सोर्सेज को सर्च करते हैं, बट एटलीस्ट कुछ गुंजाइश हो सकती है। तो एक बार इसको आप अपनी तरफ से कंफर्म करेंगे और आई विल रेक्टिफाई इट। आगे चलते हैं, हम एक और स्कीम को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI सिग्नल्स आउटपुट ऑर्डर्स एट 3 months हाई। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्ड बेस्ट अपटिक इन आउटपुट and new orders since August, with failing input cost lifting sentiment to an 8-year high as per S&P Global India Manufacturing Purchasing Manager Index। यानी कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात बोला जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा हम जंप देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और नए ऑर्डर की बात अगर करें तो। उसके अलावा इनपुट कॉस्ट भी जो कम हो रहा है, जिसके चलते 8 सालों में पहली बार इतना जंप देखने को मिला है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में हम 5 इंडिकेटर्स देखते हैं कि कंपनीज ने न्यू ऑर्डर क्या लिए, इन्वेंट्री यानी कि उनके जो कारखाने हैं उसमें क्या लेवल है, कितना प्रोडक्शन है, सप्लाई डिलीवरीज, कितने सप्लाई के ऑर्डर्स हैं, आपने कितना सप्लाई कर लिया, एम्प्लॉयमेंट का एनवायरनमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या घटा है। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ये 5 डायमेंशंस हैं। इसका काम क्या है? ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मंथली सर्वे के बाद से अलग अलग कंपनीज का सर्वे किया जाता है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इससे पता क्या चलता है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में जो ट्रेंड है, जो उतार चढ़ाव है, उसके बारे में पता चलता है। इसका पर्पस क्या है? ये मार्केट कंडीशंस को बताता है। ठीक है, एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्टेइंग द सेम, यानी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या सेम बना हुआ है। इसके चलते हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर कंट्री में कैसा कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं 0 से 100 के नंबर पे। PMI अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है, ठीक है, एक्सपेंशन शो करता है, जबकि अगर जो है स्कोर लो होता है तो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, अगर 50 का इंडिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी चेंज नहीं है। अगर 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन है, 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कम हुआ है, 50 पे बना है तो कोई चेंज नहीं है। ये रिलीज किया जाता है मंथ के स्टार्टिंग में और ये एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस सेक्टर में। इंडिया नाडा टू होस्ट इंक्लूजन कॉन्क्लेव टू शार्पन फोकस ऑन एथलीट विद डिसेबिलिटी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इंक्लूजन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो एथलीट्स हैं, डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको हम फोकस कर सकें। अगर न्यूज़ देखा जाए तो कोई बहुत मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी का डायमेंशन दिखाना चाहता था। हमारे इंडिया में डिसेबिलिटी एक अपने आप में एक तरीके की समस्या है। डिसेबिलिटी के कई डायमेंशन है। हमने यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंडिया में 2.68 करोड़ यानी इंडिया की 2.21 पॉपुलेशन जो है वो डिसेबिलिटी से परेशान है। रेजिडेंस, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मूवमेंट, सीइंग, हियरिंग, एजुकेशनल स्टेटस भी इनका कॉम्प्रोमाइज होता है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। नाउ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात करें, फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, परवेसिव एंड डेवलपमेंट।
इसके अलावा हमने कुछ और भी चीज़ें ऐड की हैं। डिसेबिलिटी, क्या डिसेबिलिटी आपका फंडामेंटल, क्या डिसेबिलिटी और फंडामेंटल राइट का कोई लेना देना है? टीम, डिसेबिलिटी और फंडामेंटल राइट का कोई लेना देना है, इसी बात को मैं हाईलाइट कर रहा था। इस कॉन्क्लेव में को इंक्लूजन कॉन्क्लेव कहा गया है, जिसका पर्पस ये है कि हम शार्प करना चाहते हैं, फोकस ऑन एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड प्रोसेस ऑफ एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। एंटी डोपिंग यानी आप जो है नॉन अलाउड बैंड सब्सटेंस का यूज ना करें अपने स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और क्या करना है उसके अलावा, हमें जो एथलीट्स हैं जो डिसेबिलिटी से परेशान हैं, डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें। एक इंक्लूसिव एंटी डोपिंग लैंडस्केप इंडिया में बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका पर्पस ये होगा कि हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। चैलेंजेस क्या है ऐसे एथलीट्स के लिए जो डिसेबिलिटी से परेशान है, इनका एजुकेशन लेवल का ख्याल रखना है और इनसे एंगेजमेंट बढ़ाना है और एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। इसको हमने 1860 में अंडर सोसाइटीज एक्ट नाडा को हमने स्टैब्लिश किया। इनका मेन काम है कि एंटी डोपिंग रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। वाडा कोड यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो कोड है उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। और हमने ऑलरेडी एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम को अंडर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज में प्रमोट किया हुआ है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? एंटी डोपिंग को इंप्लीमेंट करना है, कोऑर्डिनेट करना है डोप टेस्टिंग प्रोग्राम को, प्रमोट एंटी डोपिंग रिसर्च और एजुकेशन एंड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड इक्वालिटी। इस तरीके से टीम आपका आज का सेशन फिनिश होता है। आज हमने बहुत बड़े लेवल पे फेरबदल किए हैं। आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगेगा। जैसा भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कल फिर आपको मिलूंगा इसी समय पे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।